नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जो कि फ्रांसीसियों को रोकने के लिए स्टार्ट हुआ। वेलेस्ली चाहता था कि फ्रांसीसी पुणे के क्षेत्रों में फैल ना पाएं, वहाँ पर वो लोग अपना विस्तार ना कर पाएं, और इसीलिए उसने सहायक संधि थोपने का प्रयास किया। वो सोच रहा था कि हम अगर पुणे को सहायक संधि के अंतर्गत ले आते हैं तो फिर पुणे हमारी बात मानेगा और हमारे अधीन आने में कोताही भी नहीं करेगा। ये जो सहायक संधि थी ये वेलेस्ली द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें कुछ प्रावधान होते थे कि जैसे शासक को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और उसकी जगह अंग्रेज लोग अपनी सेना रखते थे। इस तरीके की कुछ प्रावधान थे और उन प्रावधानों को थोपने का प्रयास वेलेस्ली पेशवा के ऊपर भी कर रहा था। अब देखिए आगे क्या था। वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल बना। उसने सहायक संधि थोपने का प्रयास किया। पहले तो सहायक संधि को जन्म दिया और फिर इसके बाद प्रयास किया थोपने का। और पहली बार सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने अपनाई थी। फिर देखिए कि नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी, जो कि पहले बाराबाई में रहते थे। उनकी अब मृत्यु हो चुकी है और ये मृत्यु मार्च 1800 के दौरान हुई थी। फिर देखिए कि पेशवा बाजीराव इनकी मृत्यु के बाद निश्चिंत हो गया, क्योंकि उसके ऊपर बाराबाई का जो सदस्य नियंत्रण कर रहा था उस सदस्य की मृत्यु हो गई थी। 1802 में इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ये वेलेस्ली के प्रभाव में आ गया। वेलेस्ली यही चाहता था कि मैं पुणे पर किसी न किसी तरीके से कब्जा करूं, और वही इसने कर भी लिया। आगे देखिए कि दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर, ये दोनों ही व्यक्ति पुणे के शासक के ऊपर, या कहें कि पुणे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम पुणे के सबसे अच्छे मित्र हैं। ये दोनों ही लोग दिखाना चाहते थे। ये भी मराठा महासंघ से संबंधित थे। ये सिंधिया भी थे और होलकर भी थे, और इनमें परस्पर युद्ध भी होते रहते थे। तो ये लोग चाहते थे कि पुणे वाला शासक अगर हमारे करीब रहेगा तो हम लोगों का एक दबदबा होगा, और इसीलिए ये दोनों श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। लेकिन इनमें दौलत राव सिंधिया सफल हो गया, और ये यशवंत राव, इसी को हम जसवंत राव होलकर के नाम से भी जानते हैं, तो यह यशवंत राव वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं जमा पाया। अब देखिए कि जब सिंधिया सफल हो गया तो सिंधिया और बाजीराव दोनों साथ हो गए। अब समय आता है अप्रैल 1801 का, और इस दौरान बाजीराव सेकंड द्वारा यशवंत राव होलकर के भाई की, यानी भाई का नाम था बिट्ठजी, उसकी हत्या करवा दी जाती है। और जब भाई की हत्या होती है तो यह होलकर पूना पर आक्रमण कर देता है, और पूना पर आक्रमण जैसे ही करेगा तो यहाँ पर एक लड़ाई होगी। उस लड़ाई को आप पूना की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ये पूना की लड़ाई यशवंत राव होलकर और इसके साथ ही बाजीराव सेकंड के मध्य होने वाली है। आगे देखिए, यह लड़ाई 25 अक्टूबर 1802 ईस्वी को हुई थी, और इसके बाद पेशवा व सिंधिया को इस लड़ाई में इसने पराजित कर दिया था। पेशवा के साथ सिंधिया क्यों था? क्योंकि वह पुणे के साथ मिलकर अपने आप को प्रभावशाली दिखाना चाहता था, इसलिए वह पुणे के साथ था, पेशवा के साथ लड़ रहा था, और यहाँ पर होलकर ने उन्हें पराजित कर दिया। अब जब होलकर पराजित करेगा तो देखिए कि बाजीराव सेकंड भाग गया वहाँ से, और भागकर बेसीन पहुँचा। वसई, बेसीन, पालघर, महाराष्ट्र। अब बताइए, बेसीन पहुँच गया। एक ऐसा शासक जो कि पेशवा था उसे भागना पड़ा, जो कि पुणे के सबसे शक्तिशाली मराठा राज्य को संभाल रहा था, उसको भागना पड़ा। कारण क्या था? कारण था आपसी कलह। ये बाजीराव सोचता था कि मेरे पास तो सहायक संधि है, और मेरे पास सहायक संधि है तो मैं तो जीत ही जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी। यहाँ पर केवल सिंधिया सहायता देने वाला था।
और इसको अभिमान आ गया था कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो होलकर ने इसे बता दिया कि आपसे श्रेष्ठ यानी पुणे की सरकार से श्रेष्ठ भी दूसरी सरकारें हैं। अब देखिए कि जैसे ही बाजीराव भाग कर जाएगा, बेसीन जाएगा, तो बेसीन में संधि करेगा अंग्रेजों से, अंग्रेजों से एक संधि करेगा और इसे बेसीन की संधि के नाम से आप जानते हैं। यह 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को होने वाली है। इस संधि से अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि जो पश्चिमी तट पर फ्रांसीसी फैले हुए हैं, इनके राज्य में जो फ्रांसीसी हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से दूर करें। और एक उनके मार्ग में रोड़ा है मराठा राज्य, मराठा साम्राज्य, इसको भी हम लोग दूर करें। ये मराठा लोग सरदेश मुखी और चौथ की वसूली करते थे, जो कि अंग्रेजों के लिए काल था। अंग्रेज कमाएं तो इन्हें पहले सरदेश मुखी और चौथ प्रदान करें, इनके एरिया में अगर व्यापार कर रहे हैं तो इसको भी वो लोग दूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने संधि कर ली। और देखिए संधि में क्या प्रावधान है। पूना के मराठा पेशवा बाजीराव व अंग्रेज के मध्य यह संधि हुई थी। इस संधि में मराठा महासंघ को तोड़ने का निर्णायक कदम था यह। इस संधि के बाद आप देखिए कि जब ये अंग्रेजों के साथ संधि करेगा बाजीराव सेकंड, अब होलकर मराठा संघ का मित्र नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाजीराव सेकंड अंग्रेजों को लेकर आ गया है बीच में। अंग्रेज तीसरी पार्टी आ गए ना, यहां पर तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। यहीं से अंग्रेजों ने इनके मध्य फूट डाल दी। अब देखिए आगे क्या बात थी। 6000 सैनिकों की एक सेना पेशवा के लिए तैनात की गई। पेशवा को इन्होंने सैनिक भी ऑफर किए कि आप अपने पास सैनिक रखो, आपके पास सैनिक नहीं है तो हम सैनिक भी दे रहे हैं आपको। लेकिन आगे भी कुछ चीजें रखी हैं। 2.6 मिलियन यानी 26 लाख राजस्व वाले गुजरात, ताप्ती और नर्मदा के मध्य के क्षेत्र कंपनी को मिल गए। अब देखिए ये केवल हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हेल्प में देखिए गुजरात, ताप्ती, नर्मदा ले रहे हैं। और ये बाजीराव सेकंड, इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्षेत्र जो 26 लाख के राजस्व वाले हैं वो क्षेत्र दिए दे रहे हैं बाजीराव सेकंड। और अंग्रेज जो ये दिखा रहे थे कि हम आपकी सहायता कर रहे हैं, वो उन क्षेत्रों को ले रहे हैं। मतलब अंग्रेज कहीं घाटे का सौदा नहीं करते थे, वो अपना लाभ ढूंढ ही लेते थे। आगे देखिए कंपनी को सूरत नगर मिल गया और बड़ौदा भी मिल गया। मतलब सूरत और बड़ौदा दोनों ही प्राप्त हो गए अंग्रेजी कंपनी को। बड़ौदा, वडोदरा, गुजरात, ये दोनों ही क्षेत्र प्राप्त हो गए। आगे देखिए कि विदेश संबंध अंग्रेजों को समर्पित कर दिए। विदेश संबंध में क्या होता है? संधि, समझौते, युद्ध, ऐसी जो भी चीजें होंगी वो सब अब पेशवा अंग्रेजों से अनुमति लेकर ही करेगा, अगर किसी राज्य से करना चाहता है। लेकिन अभी उसे राज्य नहीं प्राप्त हुआ, जब प्राप्त होगा तब वो अपनी मर्जी से किसी भी राज्य के साथ आक्रमण भी नहीं कर सकेगा। इतनी पाबंदियां देखिए इस संधि के तहत लगाई गई। आगे देखिए अन्य यूरोपियों की सेवानिवृत्ति का निर्णय। मतलब है कि जब बाजीराव सेकंड को उसका राज्य प्राप्त हो जाएगा तो वो सभी फ्रांसीसियों को सेना से और इसके साथ ही अपनी नौकरी से निवृत्त कर देगा, उन्हें हटा देगा। ऐसी बात अंग्रेजों ने शर्त रख दी थी। फिर देखिए निजाम से चौथ वसूली और गायकवाड़ के विरुद्ध पेशवा संघर्ष का त्याग। निजाम चूंकि सहायक संधि को अपना चुका था और अंग्रेजों का मित्र बन चुका था, तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि निजाम पर मराठा आक्रमण न करें। इसी तरह गायकवाड़ भी अंग्रेजों के मित्र थे, तो उन पर भी मराठा आक्रमण न करें, इसकी भी बात कर ली थी इन्होंने इस संधि में।
आगे देखेंगे कि निजाम व गायकवाड़ के साथ झगड़े में कंपनी मध्यस्थता करेगी। मतलब है कि यदि इनके साथ कोई लड़ाइयाँ होंगी तो कंपनी ही सभी मामलों को निपटाने का काम करेगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरी की पूरी संधि में कंपनी को लाभ हो रहा है, बाजीराव द्वितीय को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। फिर देखेंगे वेलेस्ली ने 1803 में पूना को होलकर से जीत लिया। ये जो जसवंतराव होलकर है इससे छीन लिया और इसको हराया, तभी तो छीना ना, हरा कर इसको छीन लिया और पेशवा बाजीराव सेकंड को सौंप दिया। अब देखिए कि 1804 में जसवंतराव होलकर आक्रमण करेगा अंग्रेजों के ऊपर कि तुमने मुझसे पूना छीन लिया, वो भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए, तो वो भी आक्रमण करेगा। लेकिन होगा क्या कि वो संयुक्त सेनाओं के साथ भी असफल हो जाएगा। अंग्रेज लोग काफ़ी मजबूत हो गए ना, उनके पास बाजीराव सेकंड भी है, उनके पास मराठा सैनिक भी होंगे और राजस्व भी प्राप्त हो रहा है उनको, और मजबूती आ गई अंग्रेजों में। शायद इसीलिए यह जसवंतराव होलकर हरा नहीं पाया। दूसरा कारण यह भी कह सकते हैं कि जसवंतराव होलकर अकेले था। अगर सभी मराठा इसके साथ होते तो अंग्रेज ऑटोमेटिक पराजित हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों ने तोड़ लिया। फिर देखिए इस संधि का क्या महत्व रहेगा कि अंग्रेज पेशवा से उच्च हो गए। अंग्रेजों ने यह दिखा दिया कि हमने तुम्हें पुणे ला कर दिया है, इसलिए अब तुम सारी बातें हमारी मानो। अंग्रेजों ने अपनी उच्चता प्रदर्शित कर दी। फिर देखिए पेशवा अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। जब पेशवा ने अपने सभी राइट्स ही सौंप दिए हैं अंग्रेजों को, तो निर्भर तो हो ही जाएगा। अपने आर्थिक अधिकार भी सौंप दिए और इसके साथ साथ अपने कूटनीतिक अधिकार भी सौंप दिए, अपनी वैदेशिक अधिकार भी सौंप दिए। ऐसे सभी अधिकार सौंप दिए हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उसे अब खाली हाथ होना पड़ेगा और अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ेगा। अंग्रेजों ने बिना युद्ध के नियंत्रण पा लिया। अंग्रेजों ने युद्ध नहीं किया, बिना युद्ध के ही उन्होंने नियंत्रण पा लिया। पेशवा से लड़ाई उन्हें करनी ही नहीं पड़ी, पेशवा खुद आकर चलाया और खुद ही उसने सब कुछ सौंप दिया, अपने अधिकार सौंप दिए और खुद ही कटोरा लेकर बैठ गया। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी हम लोग अपने एक किसी लाभ की, पर्टिकुलर लाभ की इच्छा में कई सारी हानियां करवा लेते हैं। और ये केवल पुणे को चाहता था, इसलिए इसने इतने सारे प्रावधान मान लिए थे। आगे देखिए कि पेशवा बाजीराव का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि किस संधि के बाद पेशवा का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो बेसीन की संधि के बाद पेशवा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अब केवल और केवल नाम मात्र का पेशवा था, अस्तित्व में कुछ नहीं था। ऑर्डर तो सब अंग्रेजों के फॉलो करता था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गलतियां की और उन्हीं गलतियों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और यूं ही लगे रहिए, अध्ययन करते रहिए।